नमस्कार, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान के अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता के भाग 2 में। पहले अध्याय में अब तक हम पढ़ चुके हैं समाज में किस किस प्रकार की विविधताएं होती है, किस किस प्रकार के सामाजिक अंतर होते हैं, उनको हमने पहले अध्याय में जाना। मैक्सिको ओलंपिक में घटी एक घटना का जिक्र करते हुए हमने यह भी समझने की कोशिश की कि किस प्रकार एक सामाजिक अंतर, एक छोटा सा सामाजिक अंतर, वो एक सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है और उस स्थिति में किस प्रकार समाज अपनी बात को अभिव्यक्त करता है। वो अभिव्यक्ति हमने उस मैक्सिको ओलंपिक में उन अफ्रो अमेरिकन एथलीट्स के द्वारा किए गए व्यवहार के अंदर देखी। उसके बाद आगे चलते चलते हमने ये जानने की कोशिश की कि ये सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति समाज में होती कैसे है। तो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के दो आधार हमने समझे कि एक प्रकार के सामाजिक भेदभाव जो हैं वो तो जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाते हैं। हम किस जाति में पैदा होते हैं, किस धर्म के हम अनुयायी हैं, किस भाषा को हम बोलते हैं, इस प्रकार के कुछ भेदभाव समाज में जन्म आधारित ही होते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के जो भेदभाव हैं वो हमारी पसंद और चुनाव के आधार पर निर्मित होते हैं। उसके बारे में भी हमने, हमारे प्रोफेशंस कौन सा होगा, हमारी स्कूल में हमारा एजुकेशन का मीडियम कौन सा होगा, ये सारी चीजें अपनी पसंद और चुनाव के आधार पर खड़ी होती हैं। इसलिए इसको हमने कहा पसंद पर आधारित भेदभाव। ये सामाजिक विभाजन, सामाजिक अंतर, सामाजिक विभाजन किस प्रकार बन जाते हैं, तो इसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना। क्रॉस कटिंग और ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंसेस के माध्यम से इसको भी अच्छी तरीके से समझने की हमने कोशिश की। आज इस अध्याय के इस अंतिम पड़ाव में, इस अंतिम भाग में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सामाजिक विभाजन है, जो सोशल डिफरेंसेस, जो सोशल डिवीजन बनकर खड़ा होता है, इन सामाजिक विभाजनों की राजनीति पर क्या प्रभाव होता है या राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों पर क्या प्रभाव होता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सामाजिक विभाजनों की राजनीति के प्रभावों को। जब हम बात करते हैं सामाजिक विभाजनों की राजनीति के प्रभावों की, मतलब समाज में ये जो विविधताएं हैं, ये जो अंतर हैं, उन अंतरों के कारण से जब एक प्रकार के लोग दूसरे प्रकार के लोगों से दूर होने लगते हैं, ये जो गैप्स समाज में किसी भी कारण से उत्पन्न होता है, उस गैप्स पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रभाव को बताने के लिए हम दोनों प्रकार के प्रभाव बता सकते हैं कि राजनीति के इन सामाजिक विभाजनों पर कुछ प्रभाव नकारात्मक हैं तो कुछ प्रभाव सकारात्मक भी हैं। पहले हम राजनीति के सामाजिक विभाजनों की राजनीति के नकारात्मक प्रभावों को पढ़ेंगे। तो नकारात्मक प्रभावों में बिल्कुल स्पष्ट और साफ साफ दिखने वाला दुनिया के इतिहास पर अगर हम नजर डालें, जहां जहां सामाजिक विभाजनों की राजनीति की गई है, राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से समाज के अंतर को अपना एक प्रमुख एजेंडा बनाकर उसके ऊपर उसकी होड़ अगर लगी है, तो फिर वहां पर समाज के अंदर इस राजनीति के नकारात्मक प्रभाव भी हमारे सामने आए हैं। और नकारात्मक प्रभाव में किस प्रकार की स्थिति होती है, तो ये स्पष्ट है कि राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक हो सकता है। किस प्रकार, तो एक उदाहरण के माध्यम से ये नकारात्मक प्रभाव सामाजिक विभाजनों की राजनीति का हमारे सामने स्पष्ट हो सकता है। और ये उदाहरण हम ले रहे हैं उत्तरी आयरलैंड का। उत्तरी आयरलैंड का रेफरेंस एक बार पहले भी हमारे सामने आया है, इसी अध्याय के पहले पार्ट में। हम सब जानते हैं उत्तरी आयरलैंड में दो प्रकार के लोग बोलते हैं। उत्तरी आयरलैंड जो है वो एक ईसाई कंट्री है, लेकिन इस ईसाई कंट्रीज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ये जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, इनकी जनसंख्या उत्तरी आयरलैंड में 53% है, जबकि कैथोलिक लोगों की जनसंख्या 44% है। एक देश उत्तरी आयरलैंड जो ईसाई बाहुल्य है, मूल रूप से ईसाई देश है, उस ईसाई देश में भी ईसाई पंथ के जो दोनों मजहब हैं, दोनों वर्ग हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों रहते हैं। प्रोटेस्टेंट की जनसंख्या 53%, जबकि कैथोलिक लोगों की जनसंख्या 44% है। अब यहां तक तो ये सामाजिक विभाजन है, लेकिन सामाजिक विभाजन में राजनीति किस प्रकार घुसती है, तो उसको यहां इस उदाहरण से अब समझना। ये जो प्रोटेस्टेंट लोग उत्तरी आयरलैंड में रहते हैं, जिनकी जनसंख्या 53% है, उनका नेतृत्व करने वाली जो राजनीतिक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है यूनियनिस्ट पार्टी।
उत्तरी आयरलैंड की यूनियनिस्ट पार्टी। ये यूनियनिस्ट पार्टी जो है ये प्रोटेस्टेंटों का नेतृत्व करती है और इस यूनियनिस्ट पार्टी का मानना है कि उत्तरी आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिला दिया जाना चाहिए। ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलाने की मांग यूनियनिस्ट लोग क्यों करते हैं? इनका कहना है कि ग्रेट ब्रिटेन क्योंकि मूल रूप से प्रोटेस्टेंट लोगों का ही देश है, वहां पर प्रोटेस्टेंट लोगों की ही बहुलता है, इसलिए ये यूनियनिस्ट पार्टियां उत्तरी आयरलैंड में ये चाहती हैं कि उत्तरी आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिला दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी आयरलैंड की जो कैथोलिक कम्युनिटी है, जिनकी जनसंख्या 44% है, इन 44% कैथोलिक लोगों का नेतृत्व करने वाली जो राजनीतिक पार्टी है उत्तरी आयरलैंड की, उसका नाम है नेशनलिस्ट पार्टी। ये नेशनलिस्ट पार्टी की क्या मांग है? ये नेशनलिस्ट पार्टी चाहती है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला दिया जाना चाहिए। आयरलैंड गणराज्य के साथ क्यों मिला दिया जाना चाहिए? क्योंकि आयरलैंड गणराज्य जो है वो मूलतः एक कैथोलिक देश है, कैथोलिक राष्ट्र है। इस प्रकार उत्तरी आयरलैंड के अंदर जो एक सामाजिक विभाजन था, वो सामाजिक विभाजन किस प्रकार का था? दो प्रकार के ईसाई कम्युनिटी जो उत्तरी आयरलैंड में रहती थी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, इन दोनों का नेतृत्व राजनीति किस प्रकार प्रवेश कर गई इस विषय में? तो प्रोटेस्टेंटों का नेतृत्व करने लग गई यूनियनिस्ट पार्टी और कैथोलिक लोगों का नेतृत्व करने लग गई दूसरी एक राजनीतिक पार्टी नेशनलिस्ट। ये दोनों राजनीतिक पार्टियां इन दोनों कम्युनिटी को मोबिलाइज करके, और एक पार्टी चाहती है कि उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिल जाए, दूसरी पार्टी चाहती है कि वो आयरलैंड गणराज्य के साथ मिल जाए। तो इस प्रकार ये राजनीतिक दलों में एक होड़ प्रारंभ हो गई कि हम उत्तरी आयरलैंड का बड़ा नेतृत्व करते हैं। और उसके कारण से क्या हुआ? ये दोनों कम्युनिटी ही इस राजनीतिक होड़ के कारण से एक दूसरे के साथ और संघर्ष की स्थिति में आ गई और कई प्रकार की हिंसक झड़पें इन दोनों ही कम्युनिटी के बीच में हुई। और इस झड़प में ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बहुत सारे सैनिक और सामान्य नागरिक भी मारे गए और बहुत लंबे दौर तक इस प्रकार का संघर्ष चलता रहा। बाद में ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच में जब समाधान हुआ, संधि हुई, तब जाकर यहां शांति हुई। उत्तरी आयरलैंड में शांति हो गई, लेकिन इसी प्रकार का संघर्ष यूगोस्लाविया में भी हुआ। यूगोस्लाविया की स्थिति तो इस राजनीतिक होड़ के चलते ऐसी हुई कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, कई देश टूटकर यूगोस्लाविया से अलग हो गए। कुल मिलाकर जब हम बात कर रहे हैं राजनीतिक विभाजनों की, राजनीति के प्रभाव क्या होते हैं, तो राजनीतिक विभाजनों की अगर राजनीति होती है, राजनीतिक दल इस प्रकार के होड़ में लगते हैं, तो फिर हमेशा देश के अंदर एक विभाजनकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसको हम संक्षेप में निष्कर्षतः इस बात से समझ सकते हैं कि राजनीतिक होड़ के कारण सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाते हैं, जिससे देश विखंडित हो जाता है। यही स्थिति हम भारत के बारे में भी समझ सकते हैं। 1947 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत जो 14 अगस्त तक एक राष्ट्र था, 14 अगस्त के बाद मध्य रात्रि को अचानक भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान नाम का एक बड़ा देश टूटकर अलग हो गया। राजनीतिक कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण से। क्या देश के मुसलमान 1947 में चाहते थे कि एक अलग देश बने? क्या देश के हिंदू लोग, सभी लोग मिलकर चाहते थे कि पाकिस्तान के रूप में मुसलमानों को अलग देश दे दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं था। तो फिर कोई मुस्लिम लीग रही होगी, कोई मोहम्मद अली जिन्ना रहे होंगे। कुछ राजनीतिक स्वार्थी तत्वों के कारण से जब ये होड़ लगी कि मुझसे बड़ा मुस्लिम लीडर कौन है, मुझसे बड़ी मुस्लिम हितैषी पार्टी कौन सी है, इस होड़ ने देश को एक विखंडन की तरफ पहुंचा दिया। और 1947 का हमारा अनुभव इसी बात का साक्षी है कि सामाजिक विभाजनों की जब कभी भी राजनीति होती है तो वह विभाजन देश को विखंडन तक ले जाता है। तो इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से समझें कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का जो पहला एक फेज है, जो कॉमन है, बहुत सामान्य रूप से देखा जा सकता है, वो उसका एक नकारात्मक फेज है, नकारात्मक स्वरूप है, जिसके अंदर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि जब सामाजिक विभाजनों की राजनीति होती है तो समाज और देश विखंडन की तरफ जा सकता है, अगर राजनीतिक पार्टियां केवल और केवल उन सामाजिक विभाजनों की होड़ करने में लग जाए। इन्हीं सामाजिक विभाजनों की राजनीति का एक दूसरा पक्ष भी है।
हमेशा सामाजिक विभाजनों की बात करना या सामाजिक विभाजनों की चिंता करना या उसको अपनी पार्टी के कार्यशैली का एजेंडा बनाना राजनीतिक दलों के द्वारा, यह हमेशा विखंडनकारी नहीं होता। कई बार इसके कुछ पॉजिटिव पक्ष भी होते हैं। क्या हो सकते हैं सामाजिक विभाजनों की राजनीति के सकारात्मक पक्ष? उनको हम 4 बिंदुओं में यहां समझ सकते हैं। सबसे पहला, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा सामाजिक विभाजनों की बात करना यह स्वाभाविक है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर समाज में एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित है तो यह उसका दायित्व है कि वह संपूर्ण समाज की चिंता करे। समाज में जो सबसे शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जिस तक समाज की योजनाएं नहीं पहुंचती, सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचती, उनको प्रतिनिधित्व राजनीति में दिया जाए। और इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के पास ये जिम्मेदारी है कि वह समाज के अंदर जितने भी प्रकार के लोग हैं उन सब की बात को राजनीति में रखे। इसलिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया लोकतंत्र में है। अगर सामाजिक विभाजनों की, अगर सामाजिक अंतरों की बात पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं तो लोकतंत्र में अत्यंत स्वाभाविक है, क्योंकि ये राजनीतिक दलों का दायित्व है कि वह संपूर्ण समाज की बात करें। फिर दूसरी बात है विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देना। सामाजिक विभाजनों की बात राजनीतिक दल इसलिए भी करते हैं ताकि समाज में जितने भी वर्ग हैं, समाज में जितने भी प्रकार की वैरायटीज हैं, उन सबका प्रतिनिधित्व, उन सबको उचित रिप्रेजेंटेशन वो राजनीति में मिल सके। तीसरा, विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने के लिए नीति बनाना। सामाजिक विभाजन, सामाजिक अंतर, अलग अलग प्रकार के लोगों की अपनी अपनी जरूरतें होती है, अपनी अपनी मांगें होती है, और इन जनरल सरकार जब नीति बनाती है वो सबके लिए एक समान नीति बनाती है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जो समाज के कुछ पर्टिकुलर समुदाय हैं या समाज का कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसके लिए वो नीति जो सरकार ने बनाई है वह काफी ना हो, उसके लिए और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो, तो फिर राजनीतिक दल उस समुदाय विशेष की, उस अंतर विशेष की चर्चा करते हैं सरकार के सामने, ताकि सरकार समुदायों की उन मांगों और जरूरतों के लिए भी अलग से नीति बना सके। फिर चौथी जो बात है, ये एक समझने वाली बात है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप तथा सामाजिक विभाजनों में प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। दुनिया के अंदर जहां जहां भी प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जहां पर जनता चुनाव में वोट देती है, वहां पर सामाजिक विभाजनों और मतदान के स्वरूप इसमें एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। यह प्रत्यक्ष संबंध कैसा होता है? तो समझिए इस बात को कि जहां कहीं भी मतदान होता है वहां मतदान में 2 प्रकार के प्रत्यक्ष संबंध किन किन के बीच में, सामाजिक विभाजनों और मतदान के स्वरूप में प्रत्यक्ष संबंध 2 प्रकार से देखे जा सकते हैं। एक प्रकार तो यह है कि कई बार कई देशों में एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग एक पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट देते हैं। एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग एक पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये हमारे समुदाय के हित की बात करती है, इसलिए वो समुदाय उस पार्टी के साथ मोबिलाइज होते हैं, उस पार्टी के साथ जुड़ते हैं। और दूसरा एक संबंध हम देख सकते हैं, कई बार कोई एक पॉलिटिकल पार्टी होती है कई देशों में जो एक समुदाय विशेष के ही हितों की बात करती है। ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि उसको लगता है कि क्योंकि पॉलिटिकल जो है, ये पूरा जो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी क्या है, तो उसके लिए कहते हैं इट्स ऑल अबाउट द नंबर ऑफ वोट्स या नंबर ऑफ सीट्स। ये सब सीटों का गणित है, और इसलिए कई बार कुछ देशों में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक ही समुदाय के हितों की बात करती है। और ऐसी स्थिति में ये जो बात है वो यहां पर क्लियर होती है कि अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप तथा सामाजिक विभाजनों में प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। ये 2 प्रकार का है। एक, कुछ देशों में एक समुदाय विशेष के लोग एक ही पार्टी को वोट देते हैं, और कुछ अन्य देशों में एक पार्टी एक ही समुदाय के हितों की बात करती है। ऐसा करके वो अपने लिए बहुमत को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। तो जो हमने विषय प्रारंभ किया था कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के प्रभाव, इसको हम किस रूप में समाज में देखते हैं, तो हम सामाजिक विभाजनों की राजनीति के दोनों प्रकार के प्रभाव समाज में देख सकते हैं। प्रथम दृष्टिया, पहली दृष्टि में तो नकारात्मक ही फेस
इसका हमको दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत ये जो सामाजिक विभाजनों की राजनीति है ये बहुत खतरनाक और विस्फोटक किसी भी देश के लिए हो सकती है, जिसके अंदर हमने उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण पढ़ा। और इस प्रकार की ये जो होड़ है, राजनीतिक होड़, उसके कारण से देश विखंडन को प्राप्त होता है। जबकि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के सकारात्मक पक्ष भी हैं, जिनको हम इन 4 बिंदुओं में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम आगे पढ़ते हैं सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम। इस प्रकार जब सामाजिक विभाजन और सोशल डिवीजन या सोशल डिफरेंसेस की जो पॉलिटिक्स है वो जब होती है, जब सामाजिक विभाजनों को राजनीति का आधार बनाया जाता है, तो उसके परिणाम क्या होंगे? एक परिणाम तो हम यहां देख चुके हैं, जब हम नकारात्मक रूप में या राजनीतिक होड़ के कारण से सामाजिक विभाजनों का उपयोग करते हैं, तो फिर देश के अंदर देश का विखंडन, यही परिणाम निकलकर सामने आता है। लेकिन यह हमेशा के लिए यूनिवर्सल नहीं है। हमेशा राजनीति जो सामाजिक विभाजनों की बात करेगी उसका परिणाम विखंडन वाला ही होगा, विस्फोटक ही होगा, ऐसा नहीं है। तो फिर सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम किस बात पर तय होंगे? अगर किसी देश में सामाजिक विभाजनों की राजनीति की जा रही है तो उसके परिणाम क्या आएंगे? ये परिणाम 3 आयामों पर डिपेंड करते हैं। 3 बातें यह तय करती है कि उस देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम क्या होंगे। हम उन 3 आयामों की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। पहला है, लोग अपनी पहचान को किस तरह समझते हैं। हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी। लोग अपनी पहचान को किस तरह समझते हैं। इसका मतलब यह है कि सामान्यतया लोगों की जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, जो धार्मिक पहचान है, जो उनकी जातिगत पहचान है, जो उनकी विशिष्टता है, वो अपने आप को विशिष्ट समझकर बाकी सब से अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं। या फिर उनको लगता है मेरी ये जो धार्मिक या जातिगत ये जो पहचान है ये अन्यों से बिल्कुल पृथक और विशिष्ट है। अपने आप को इतना विशिष्ट समझने लगते हैं कि वो समाज के अंदर दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल भी कोलैबोरेट, तालमेल नहीं बैठा पाते, और इस कारण से वो समाज में एक अलग थलग पड़ जाते हैं, बिल्कुल अलग से दिखने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग अपनी पहचान को अगर विशिष्ट समझकर दूसरों से अपने आप को पृथक करना प्रारंभ कर देते हैं तो उनका तालमेल सोसाइटी में होना कमतर हो जाता है, और उसके कारण से समाज में वो अपने आप को घुल मिलकर नहीं रह पाते और समाज में एक बड़ा विखंडन खड़ा होने की स्थिति में रहता है। मैं यहां पर भी हम भारत की उसी उदाहरण को देने की कोशिश करता हूं जिससे आप समझ पाएंगे। 1947 से पहले भी हमारे देश में मुस्लिम लोग रह रहे थे। आज भी हमारे देश में बड़ी संख्या में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। लेकिन 1947 में पाकिस्तान की मांग क्यों हुई, किस आधार पर हुई? तो पाकिस्तान के विभाजन की जो प्रमुख आधारशिला थी वो थी कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और अब हम रेस्ट ऑफ कम्युनिटी जो भारत की है उनके साथ रह नहीं सकते। इसलिए हमें रिलीजियस बेस पर, धार्मिक आधार पर अलग देश चाहिए, और रातों रात उनके लिए एक अलग देश अंग्रेजों ने हमारे देश से तोड़कर अलग कर दिया। मतलब हमारी अगर ये विशिष्ट पहचान, हमारी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, हमारी जो कास्ट की आइडेंटिटी है, वह आइडेंटिटी से ऊपर हमारी जो पहचान है, जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, उसके साथ अगर हम हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मर्ज कर देते हैं, हमारी व्यक्तिगत पहचान हमारी राष्ट्रीय पहचान के अंदर समाहित हो जाती है, तो फिर किसी भी प्रकार का विखंडन वह खड़ा नहीं होता। लेकिन अगर हमारी रिलीजियस, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हमारी व्यक्तिगत पहचान वो हमारी राष्ट्रीय पहचान से बड़ी हो जाती है तो फिर देश विखंडन की स्थिति में पहुंचता है। तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम कैसे होंगे, वो नकारात्मक होंगे या सकारात्मक होंगे, इस बात की पहली गारंटी, पहला आयाम क्या है? लोग अपनी पहचान को किस तरह समझते हैं। वो अपनी पहचान को विशिष्ट समझकर बाकी सबको अपने से अलग समझते हैं तो फिर देश में नकारात्मक प्रभाव ही इसके निकलेंगे। लेकिन अगर वो अपनी पहचान को दूसरों की पहचान के साथ या फिर अपने देश की जो बड़ी पहचान है, जो राष्ट्रीय पहचान है उनकी, उसके साथ मर्ज कर देते हैं तो फिर किसी भी प्रकार का विखंडन होने की स्थिति नहीं रहती। दूसरा है, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम क्या होंगे, इस बात को तय करने वाला जो दूसरा आयाम है, वो दूसरी बात,
जो इसके परिणामों को तय करेंगी वह है कि राजनीतिक दल किसी समुदाय की मांग को कैसे उठाते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी राजनीतिक दल के अंदर राजनीतिक दल के रूप में किसी समुदाय की मांग को बहुत उग्र रूप में उठाकर उनके बीच में उद्वेलन पैदा करती है, सामान्य से बात को और धरने प्रदर्शनों के माध्यम से उठाने की कोशिश करती है, तो फिर समाज की उग्रता समाज को विखंडन की तरफ धकेल देती है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल समझदारी से समाज के बड़े नेताओं को एकजुट करके और टेबल पर लाकर जो उनकी जिनाइन मांगे हैं, जो संविधान प्रदत्त उनके अधिकार हैं, उनकी सीमाओं में रहकर व्यवस्थित तरीके से अगर उनको अपनी मांग उठाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो फिर समाज में बिखराव, विखंडन या कोई भी असहज स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो राजनीतिक दल किसी समुदाय की मांगों को किस प्रकार उठा रहे हैं, यह भी उसके परिणामों को तय करता है कि उसके परिणाम क्या होंगे। और तीसरी और अंतिम जो आयाम है जो ये सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करती है, वो आयाम है सरकार सामुदायिक मांगों के पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देती है। अगर सरकार समाज के विभिन्न अंतरों, विभिन्न प्रकार के समुदायों के बीच अपनी शक्ति को बांटने के मूड में होती है, जैसा कि हमने उदाहरणों में पढ़ा था, सत्ता की साझेदारी जिस समय हम पढ़ रहे थे, हमने देखा श्रीलंका और बेल्जियम के मॉडल को। बेल्जियम में जहां विभिन्न सामुदायिक जो सरकारें स्थापित की गई, समाज के अलग अलग वर्गों के साथ सरकार ने अपनी सत्ता को साझेदारी का मूड बनाया। किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होना चाहिए, राजनीतिक विभाजन नहीं बनना चाहिए, सामाजिक विभाजन। इसके लिए वहां पर अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए गए। ये सारी बातें क्या बताती है कि सरकार जो है वो सामुदायिक मांगों को किस प्रकार उसके साथ रिएक्ट करती है, किस प्रकार प्रतिक्रिया देती है समाज की मांगों के लिए। तो बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण, उससे हमको इस बात को समझना चाहिए। बेल्जियम की तरह अगर अपनी शक्ति को बांटने के मूड में जब सरकार होती है, समुदाय के साथ अपनी ताकत को शेयर करने की स्थिति में होती है, तो फिर वहां पर नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक परिणाम नहीं निकलते, समाज विखंडित नहीं होता। लेकिन अगर श्रीलंका की तरह सिंगलीज लोगों का तो पोषण 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 और तमिलों को इग्नोरेंस, अगर सरकार ये करने लगती है, सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रकार की हो जाती है, तो फिर जिस प्रकार श्रीलंका में गृह युद्ध हुए, उसी प्रकार सभी देशों के परिणाम नकारात्मक ही होंगे। तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम क्या होंगे, इसको हमने 3 आयामों पर यह बात तय होती है कि ये परिणाम सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे। वो 3 बातें कौन सी हैं कि लोग अपनी पहचान को किस तरह समझते हैं, हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी। दूसरा, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं, हाउ पॉलिटिकल पार्टी रेज देयर डिमांड, किस प्रकार समुदायों की मांगों को पॉलिटिकल पार्टी उठाती है। और तीसरा, कि सरकार सामुदायिक मांगों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है, हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट ऑन कम्युनिटीज डिमांड्स, सरकार किस प्रकार रिएक्ट करती है समुदाय की मांगों पर। ये तीनों बातें यह तय करती है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम कैसे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो के इस भाग में हमने इस चैप्टर को संपन्न कर लिया है, पूरा कर लिया है। हमारी किताब हमारे साथ जो बात कर रही है उसको मैं पूरा बढ़ा चुका हूं। इसके अगले और आखिरी भाग में हम इस अध्याय से जुड़े हुए प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। आपका भी कोई अगर प्रश्न है इस अध्याय के संदर्भ में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उस प्रश्न को स्पष्ट शब्दों में लिखें। अगले वीडियो में हम उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। नोट्स प्राप्ति के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।